पिछले लेक्चर में अपन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ रहे थे। उससे पहले अपन ने ब्रोगली का द्वैत समीकरण पढ़ा था। दोनों समीकरणों के सिद्धांत के साथ साथ कभी कभी आंकिक प्रश्न भी आते हैं। तो आज हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत से रिलेटेड आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं किस तरीके से सवाल आते हैं। चलिए देखते हैं जी। आपके सामने ये सवाल है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता का परिकलन करो। यानी हमें क्या करना है, वेग में अनिश्चितता परिकलन करो यदि उसकी स्थिति में अनिश्चितता का मान 100 pm है। यहाँ पर ये जो pm है, pm को बोलते हैं बच्चों पिकोमीटर। आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते टाइम इसके बारे में पढ़ा होगा। परमाणु की जो आकार है या व्यास है उसको पिकोमीटर में लेते हैं। किसमें लेते हैं? पिकोमीटर में। और 1 पिकोमीटर का मान 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर। ठीक है, याद रखना है आपको। याद रखने वाली बात है 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर। चलिए सवाल का आते हैं। सवाल में दिया पूछना है हमें वेग में अनिश्चितता। वेग में अनिश्चितता मतलब वेग वेलोसिटी भी होती है। पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, इसका हल देखेंगे। सबसे पहले अनिश्चितता का मान, स्थिति क्या होती है x, तो डेल्टा x दे रखी है। स्थिति में अनिश्चितता का मान दे रखा है, तो डेल्टा x = 100 pm। ठीक है, और पूछ क्या रहा है हमसे, डेल्टा v पूछा जा रहा है। तो हमें अब पहले से ये ध्यान रखना है कि भाई पूछ क्या रहा है और बताया क्या गया है। ठीक है, अब आपने पिछले लेक्चर में हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ा है। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता हाइजेनबर्ग के सिद्धांत क्या कहता है, याद कीजिए पिछले लेक्चर में पढ़ा था। डेल्टा x इंटू डेल्टा px। यहाँ पर मैं इक्वल वैल्यू ले लेता हूँ। वैसे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, लेकिन अभी अपन इक्वल के रेस्पेक्टिवली एग्जिट करेंगे। इक्वल h/4π। ठीक है जी, ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। अब देखिए डेल्टा x है और डेल्टा v है। डेल्टा x और v यानी कि डेल्टा x और v से क्या बन जाएगा, हम डेल्टा p का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो संवेग जानते हो आप सब लोग। संवेग जो होता है, यानी देखो संवेग होता है p बराबर m × v। ठीक है, तो डेल्टा p = m डेल्टा v। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, डेल्टा v हो जाएगा आपका, इसको जब लिया चलो इसको इसी ले लो। डेल्टा p बराबर क्या होगा, m × डेल्टा v। अब डेल्टा p का मान डेल्टा p का मान किस पर रख देता हूँ, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत पर रख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि डेल्टा p = m डेल्टा v, इसको लिख देते हैं समीकरण 2, समझने में आसानी होगी। और इसको लिख देते हैं समीकरण 1। देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 में डेल्टा p का मान रखने। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए देखिए पुट करेंगे, तो पुट करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसलिए डेल्टा x का डेल्टा x आ जाएगा डॉट। अब डेल्टा px की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा px की जगह मैं लिख सकता हूँ m डेल्टा v लिख सकता हूँ ना, ये वैल्यू है। और ये हो जाएगा आपका h/4π। ठीक है, डेल्टा v को इधर ले जाओ और डेल्टा x × m को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये हो जाएगा डेल्टा v = h/4π। ठीक है,
ये गुणा है तो यहाँ पर भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a डॉट डेल्टा x, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए अब अगला देखते हैं। डेल्टा एक्स अपन को कितना दिया गया है? 100 पिकोमीटर दिया गया है, और 1 पिकोमीटर में 10 की घात माइनस 12 होते हैं, तो 10 पिकोमीटर में 10 की घात माइनस 11 हो जाएंगे, और 100 में कितने हो जाएंगे? 10 की घात माइनस 10। क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 12 मीटर, तो 100 पिकोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो अगर मीटर में वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, न्यूमेरिकल में मीटर में वैल्यू लेते हैं, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 10। यहाँ तक समझ में आ गया? प्लांक कांस्टेंट आप जानते ही हैं, हम जानते हैं प्लांक कांस्टेंट एक्स का मान होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर, सॉरी मीटर का स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, पाई की वैल्यू आप सबको पता है, पाई इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू 3.14, और स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है 9.10 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, याद रखना है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 9.10 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। चलिए अब इधर की साइड आ जाते हैं। ठीक है, इधर की साइड आ जाते हैं, तो अब क्या करना है? इसमें इन सब की वैल्यू को पुट करना है, तो मान रखने पर इसको समीकरण नंबर 3 दे रखा है ना, तो समीकरण 3 में मान रखने पर ठीक है, h का कितना हो गया? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, चाहो तो माइनस लगा दो या माइनस अपॉन। ठीक है, 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14। ठीक है, स्मॉल एम की जगह 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, मात्रक सहित लिखना है। ठीक है, उसके बाद डेल्टा एक्स कितना दे रखा है? डेल्टा एक्स का है अपन ने निकाला ना, डेल्टा एक्स 10 की पावर माइनस 10 मीटर, केजी से केजी गया, 1 मीटर से 1 मीटर गया। ठीक है, ये किसका वैल्यू है? डेल्टा वी की वैल्यू है। समझ पा रही है बात? डेल्टा वी की वैल्यू है, तो अब देखेंगे जब इसको हल करेंगे डेल्टा वी, तो हल करने के पश्चात अप्रोक्सीमेटली आपका जो मान प्राप्त होगा वो होगा 5.7 इंटू 10 की घात माइनस 5.7 इंटू 10 की घात 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, और मीटर ले गया, सेकेंड इनवर्स ले गया। ठीक है, 10 की घात माइनस 34 है, ये कितना है? 31 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 10 ले रहे और माइनस 31 ले माइनस 41 हो जाएगा, और माइनस 41 ऊपर जाएगा प्लस, तो ये घातांक नियम से आप सोल्व कर लेना। ओवरऑल जो इसकी वेग में जो अनिश्चितता आएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता का मान डेल्टा v इज इक्वल टू 5.7 इंटू 10 की पावर 5 मीटर सेकेंड इनवर्स होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। एक बार दोबारा देख लीजिए, सवाल में हमने क्या करा है? इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता का मान पता करना है, हमें उसकी स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है। ठीक है, अब आपको बेसिकली याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होल्ड करके रखता है, एक इलेक्ट्रॉन का वेट 9.10 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक में याद रखनी पड़ेगी 12th क्लास से। तो एक बात आपको ये याद रखनी है, 1 पिकोमीटर में क्या है? 10 की घात माइनस 12 मीटर होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इधर डेल्टा एक्स दे रखा है, 100 पिकोमीटर दे रखा है, तो इसको 10 की घात माइनस 10 मीटर कर दिया, 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है, डेल्टा वी याद करना है, संवेग बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। डेल्टा वी का मान हाइजेनबर्ग में रख करके वज्र गुणन करके
डेल्टा वी को इधर ले आएंगे और सारी राशियों का मान हम आंतरिक रूप से रख करके और गणितीय क्रिया विधि द्वारा आप इसके मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार सवाल हल करते हैं इसमें। चलिए इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं इसी हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का, जिससे ये सिद्धांत जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है आपका, सेम है बिल्कुल, बुक में पेपर में सेम दिया हुआ है। 150 ग्राम साथी में द्रव्यमान मास है ना, साथी वाली एक क्रिकेट की गेंद के वेग की अनिश्चितता, कोई डेल्टा भी ज्ञात करना है इसमें भी। यदि स्थिति में अनिश्चितता सेम दे रखी है 100 पिकोमीटर है। बस इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्राम है, इस ग्राम को हमें किसमें बदलना है, एमकेएस पद्धति के अनुसार किलोग्राम में, ठीक है। इसको एमकेएस में मीटर में और इसको किलोग्राम में, समझ में आ रही है बात, एमकेएस पद्धति में। अच्छा एक और याद रखना, ये स्मॉल जी जो है ये ग्राम का प्रतीक है, सहती के लिए स्मॉल जी में जो है वो ग्राम के लिए उपयोग करते हैं। ग्राम का प्रतीक कभी भी जीएम नहीं होता। आप लोग ग्राम जीएम करके लिखते हो, ये गलत है। ग्राम को खाली स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये सही है। निम्न में से ग्राम का प्रतीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए जीएम, ठीक है, जीएम, तो ये सब गलत है। सही क्या है, स्मॉल जी, ठीक है, याद रखने वाली बात है। आप किसी भी पैकिंग, फूड पैकिंग वाली कोई भी वस्तु हो, उसका जब आप देखते हो 5 रुपए की नमकीन ही खरीद के देख लेना, नमकीन में भी आपको उसका वेट अगर ग्राम में लिखा हुआ होगा तो स्मॉल जी ही मिलेगा, जीएम नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, सवाल पे आते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, स्मॉल एन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जो उसका फिक्स होगा, गेंद है तो गेंद को तो कुछ ना कुछ होगा, तो 150 ग्राम दे रखा है, तो 150 ग्राम को भी है कुछ इंटू किलोग्राम, तो 150 ग्राम इक्वल टू 0.15 किलोग्राम, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या है, 100 पिकोमीटर, सेम एज पिछले सवाल की तरह किलोमीटर 10⁻⁻10 मीटर। डेल्टा बी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा आपका h/4πm इंटू डेल्टा एक्स, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, ठीक है। 6.60 जैसे 64 होता है एग्जैक्ट वैल्यू, 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू एम कितना है 0.15 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 10⁻10। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये डेल्टा बी जो है आपको प्राप्त होगा, डेल्टा बी क्या प्राप्त होगा 3.5 इंटू 10⁻⁻24 मीटर सेकेंड इनवर्स। भाई ये है -10 पावर है ना, ऊपर जाएगा +10, 34 में से -10 हो जाएगी, आधार समान होते हैं तो घातें घट जाती है, ठीक है ना, गुणा में। तो ये -34 में से प्लस के 10 गए तो माइनस के कितने बचे 24, और ये ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपको कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, डेल्टा बी इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻24 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। वेलोसिटी है तो मीटर प्रति सेकंड में बोल सकते हैं, इसको इसे भी लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁻24 मीटर सेकंड, ये भी रखते हैं। तो आई होप आप लोग कर दोगे इस सवालों को। बस आपको हाइजेनबर्ग का सिद्धांत याद रखना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल h/4π, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में परिवर्तन है, अनिश्चितता है, डेल्टा पी एक्स संवेग में अनिश्चितता होती है, और डेल्टा पी होता है एम इंटू डेल्टा बी, ठीक है। इसको भी याद रखना है, संवेग जो होता है वो वेग इंटू द्रव्यमान का गुणनफल होता है, ताकि आपको सवाल में अगर थोड़ा डीप में द्रव्यमान या वेग में अनिश्चितता दे रखी है और द्रव्यमान आपको दे रखा है, शांति दे रखी है, तो आप डेल्टा पी की वैल्यू पुट करके एक्स करके और उसकी दोनों में भी अनिश्चितता का परिकलन कर सकते हो। समझ में आ रहा है, तो याद रखना है आपको। पाई की वैल्यू सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको ओरली याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज याद होना चाहिए कितना होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो सबको पता ही है माइनस होता है। तो इस तरीके से आप बेसिक चीज़ों को याद रखोगे तो न्यूमेरिकल आसानी से हल होंगे। और ये जो जोड़ भाग गुणा भाग है ये आप जितना रफली जितने स्पीडली इनको करने की आप सेल्फ कोशिश करोगे तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, अपन एक उदाहरण और देख लेते हैं जो अपने पिछले लेक्चर में डी ब्रोगली सिद्धांत पढ़ा था, तो डी ब्रोगली का एक प्रश्न का उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, एक कण है,
संवेग का परिकलन करना है, संवेग ज्ञात करना है, जिसकी तरंग दैर्घ्य डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान 2.5 × 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, यही है मान है। अब इससे पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। डी ब्रोगली सिद्धांत क्या कहता है? डी ब्रोगली ने क्या कहा था? तत्वों के द्वैत नेचर या द्वैत प्रकार के बारे में एक रिलेशन दिया था, एक संबंध दिया था। उन्हें दिया था कि प्रत्येक कण जो है वो सूक्ष्म कण की भांति भी व्यवहार करता है और एक तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, लेकिन एक समय में वो या तो कण हो सकता है या तरंग हो सकता है। और उस कण के गुण और तरंगों के गुण के मध्य में उसने संबंध स्थापित किया था कि वो कण होगा तब और तरंग होगा तब उन दोनों के गुणों के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि कण तो एक ही होगा। तो उसने बताया था कि P is proportional to 1/λ। क्या बताया था? P is proportional to 1/λ, यानी कि उस कण का जो संवेग है, हिंदी में लिख देता हूँ, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझते हो ना आप? यानी कि उसका संवेग जितना अधिक होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी, उतनी ही कम होगी। और जिस कण की वेवलेंथ ज्यादा होगी, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, तो उसका संवेग उतना ही कम होगा। दे आर ऑपोजिट विद ईच अदर। ठीक है, प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो P इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? नियतांक आएगा, और नियतांक आ जाएगा h/λ। और यहाँ पर वही h जो है वो क्या है? प्लांक स्थिरांक। प्लांक स्थिरांक याद रखना है बच्चों। प्लांक स्थिरांक बहुत काम आता है, मैक्स प्लांक का बहुत ज्यादा यूज में आता है ये। और इसकी वैल्यू आपको अभी मैंने बताई 6.6 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं है, मान रखना है। हमें क्या दिया हुआ है? तरंग दैर्घ्य लैम्डा दी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, मीटर में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और परिकलन किसका करना है? P का करना है। सिंपल सी बात है, हमें कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो इसमें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? P इक्वल टू h/λ। P बराबर है 6.6 × 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन 2.5 × 10⁻10। ठीक है, मीटर है, मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स बचेगा। और 10 की पावर वही ऊपर जाएगी तो माइनस कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ऊपर से तो ये हो जाएगी 10 की पावर -24। ठीक है, तो ये जब आप इसको हल करोगे तो ये आएगा 2.64। ठीक है, 2.5 और 6.6 में 2.5 का भाग होगा तो ये आएगा 2.64 इंटू ये ऊपर माइनस होकर प्लस होकर के माइनस होगी तो ये जाएगा -24। और ये क्या बच गया? किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। किलोग्राम भी है ना, क्योंकि जो P होता है वो क्या होता है? m इंटू V। और P का मात्रक क्या निकलेगा? मास का तो होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू, इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस की घात 1। ये किसका मात्रक है? P का मात्रक है, याद रखना। ठीक है ना, तो किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये P की वैल्यू आ गई। अर्थात उसका जो पोटेंशियल होगा, उसका जो संवेग होगा वो होगा 2.64 × 10⁻24। तो इस तरीके से सैद्धांतिक रूप से भी और आंतरिक रूप से भी इन दोनों प्रश्नों में से जो है इन दोनों टॉपिकों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है, थ्योरेटिकल भी याद रखना है कि इनकी थ्योरी क्या है, इनके समीकरण भी याद रखना है। और समीकरण के साथ साथ इन समीकरणों के द्वारा हम इन टॉपिक पर आधारित आंतरिक प्रश्नों को का हल कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 3 में से 2 की वैल्यू दी होती है और 1 की पूछी जाती है। याद रखना, कोई भी सूत्र हो, गणित में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, सूत्र में हमेशा एक ऐसी अचर राशि होती है जिसका मान ज्ञात करना होता है, तो उसको हम वज्र गुणन के द्वारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा उस सूत्र में संयोजित करके और दी गई अचर राशियों के मान को रख करके हम उस ज्ञात की जा सकने वाली अचर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हर न्यूमेरिकल सवाल के 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप में प्रत्येक न्यूमेरिकल सवाल हो जाता है। सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में देखना पड़ता है बच्चों को हमें दिया क्या गया है। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल पढ़ के पता लगाना पड़ता है कि इस सवाल में हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। उसके बाद दूसरा आपको पता लगाना पड़ता है क्या कि हमसे पूछा क्या जा रहा है सवाल में।
जब तक आपको यही पता नहीं लगेगा कि हमसे सवाल में टीचर क्या पूछ रहा है या सवाल प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, तब तक आप उसका पता कैसे लगाओगे। फिर जो तीसरी बात होती है वो होती है सूत्र की, फॉर्मूले की, कि दिया क्या गया है, पूछा क्या जा रहा है, और जब पूछा जा रहा है उसका सूत्र कैसे लगाना है, कौन सा सूत्र लगेगा। बस आप सूत्र तक पहुंच गए तो उसके बाद चौथा जो पार्ट होता है वो तो सूत्र में मान रख करके, और गणित की 4 चीजें होती हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ठीक है। उसको आप बोर्ड मास से कर सकते हो, ब्रैकेट खोलना है, ठीक है ना, पढ़ा होगा ना आपने, भाग, गुणा, फिर जोड़ होगा, फिर माइनस होगा, जो भी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दिया क्या गया है, ज्ञात क्या करना है, सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र में मान जमा करके और गणितीय संक्रियाओं के द्वारा उत्तर प्राप्त करना है। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, न्यूमेरिकल को इन 4 स्टेप में कंप्लीट करना है। होपफुली हर न्यूमेरिकल आपका इन 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। बात होती है कैची की, कौन कितनी जल्दी कैच करता है कि हमें ज्ञात क्या करना है और किस प्रकार करना है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण थे जो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत और डी ब्रोगली के सिद्धांत पर आधारित थे। मैं आपको डी ब्रोगली सिद्धांत पर आधारित एक प्रश्न देता हूँ, आप उस प्रश्न को सेल्फ हल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सवाल है, एक गेंद, प्रश्न है आपको घर पर करना है, एक गेंद जिसकी सहती यानी स्मॉल एन, एक गेंद जिसकी सहती 10 ग्राम हो, कितनी हो, 10 ग्राम हो, वेग, गति 10⁶, वेग गति 10⁶ मीटर प्रति सेकंड हो, तो उस गेंद से संबद्ध डी ब्रोगली समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है। इसका क्या करना है, सेल्फ करना है। सबसे पहले आप देखोगे सवाल में क्या हमें दिया क्या गया है, तो ये चीज दी गई है, स्मॉल एन दी गई है, बी दिया हुआ है, तो बी से बी निकल सकता है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है, डी ब्रोगली समीकरण याद नहीं, सॉरी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, समीकरण नहीं करना, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, ठीक है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, लैम्डा की वैल्यू पूछी जा रही है। ये लीजिए, मैंने आपका थोड़ा सा काम और आसान कर दिया। लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, P = h/लैम्डा। तो आपको सेल्फ घर पे करना है और करके इसका आंसर बताना है, या फिर आप अपने स्तर पे कॉलेज में आंसर को प्रोवाइड कर सकते हैं। धन्यवाद। इससे अगला लेक्चर अगली क्लास में देखिए। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, दोनों सिद्धांत आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे और इन पर आधारित प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, इसकी आशा करता हूँ। धन्यवाद।